This is Wide Angle with Ashok Vyas. नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और बातचीत फिर से प्रारंभ करते हैं वहां जहां हम थे पिछली बार, जब हमारे साथ थे डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी और डॉक्टर मधुरिमा कोहली जी। फिर एक बार ये याद करते हुए कि हाल ही में व्यास सम्मान से सम्मानित और देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से मानद डी.लिट की उपाधि के अलावा पिछले 50 से अधिक वर्षों से सतत लिखने और प्रकाशित होने वाले हिंदी के ऐसे दुर्लभ लेखक डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी हैं और हम चर्चा कर रहे थे उनकी रचनाओं के ऊपर विमर्श के द्वारा उनमें परिवर्तन की संभावना के बारे में। उस सिरे को आप लेकर आगे अगर चलें। हाँ, तो जब उसने ये कहा तो मुझे सोचना पड़ा वसुदेव उपन्यास के लिए, और तब मैंने उस अध्याय को फिर से लिखा, पूरा का पूरा अध्याय। मैंने कहा कि इसका सारा दृष्टिकोण भी बदला जाएगा और उसका घटनाक्रम भी। जब आप ये मान के चलते हैं कि उस युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ, बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले भी लगातार कंस और वो लोग लड़ रहे हैं, तो वो तो सारे शस्त्र वो थे कि एक बाण घुस जाए किसी के शरीर में तो अंतड़ियाँ खींच के ले आता है। जिस युग में शिखंडिनी को शिखंडी बनाने का शल्य चिकित्सा का उपचार हो सकता है, हम क्यों माने कि वहाँ पर एक गर्भ से उस भ्रूण को निकाल के दूसरे गर्भ में स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसको मान करके फिर उसको सारा कुछ मैंने बदला और नए सिरे से उसको लिखा। तो प्रश्न ये है कि नरेंद्र कोहली जी रसमयता से लिखते हैं, पढ़ने वालों को बांध लेता है, तो शब्दों के साथ उनका जो संबंध है और उसके साथ साथ जो भाव शब्द का हाथ पकड़कर आगे चलते हैं, वो अपने आप में एक अलग शिल्प की संज्ञा उसको दी जा सकती है। मधुरिमा जी, शिल्प की दृष्टि से देखें तो जो उपन्यास नरेंद्र कोहली जी के आपने पढ़े हैं, आपको क्या लगता है सहज रूप से वो विकसित हो जाता है शिल्प, या वो एक कोई खास अगर कहें कि टेक्निक अडॉप्ट करते हैं अपने को कहने के लिए? टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, और जब ये ध्यान दिलाते हैं हमारा इस ओर की मुझे ये कथा इस रूप में रखनी थी, इसलिए मैंने इसमें इसको ये कथावाचक बनाया और इसके माध्यम से मैं टुकड़ों में ये कथा रख रहा हूँ, तो मैं सचमुच उससे मुग्ध होती हूँ कि बहुत ही अच्छी तारीख है। किसी चीज़ को ये किस तरह से फ्लैशबैक के माध्यम से लाना होगा तो कैसे लाएंगे। टेक्निक तो कुछ ना कुछ ये सोचते ही हैं उसको, जो सामग्री इनके पास है, और वो आकर्षक रूप में सामने आए और स्वीकार्य रूप में आए तो बहुत अच्छा लगता है। अब यही शिल्प वाला प्रश्न आपकी तरफ नरेंद्र जी, और मैं इसके साथ वो भी बात जोड़ देना चाहता हूँ, आजकल हम में से अधिकतर लोग टेलीविज़न या सिनेमा के हवाले से कथाओं तक पहुँचने को भी लालायित रहते हैं। हमें लगता है कि वो आसान हो जाता है। वो जो ये एक प्रभाव अधिक पड़ गया है टेलीविज़न का, उसके साथ जो आपका लेखक है वो क्या सोचता है? देखिए, मेरा टेलीविज़न से कोई विरोध नहीं है और उसका जो व्यापक प्रभाव है उसको भी मैं जानता हूँ, लेकिन जो अब मुझसे लोग कहते हैं हम टेलीविज़न के लिए क्यों नहीं लिखते, तो मैं कहता हूँ मैं किसी के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं अपने लिए लिखता हूँ। तो टेलीविज़न मैं अपने लिए लिखता हूँ का मतलब मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं पाठकों की चिंता नहीं है। मैं ये मानता हूँ जैसे तुलसी ने लिखा स्वांतः सुखाय, तो ये नहीं कि मैं उनके बराबर हो गया, लेकिन मैंने उनको समझा इस भांति कि मेरा जो स्व है वो पाठक के साथ तादात्म्य करता है, उसी की वेवलेंथ पर चलता है, इसलिए पाठक को मैं पसंद आता हूँ। अन्यथा वो क्यों पढ़ेगा? जब उसको कोई तृप्ति नहीं होगी तो क्यों पढ़ेगा? तो इस रूप में टेलीविज़न के लिए लिखने का अर्थ, अगर कोई टेलीफिल्म बनाने वाला या कोई टेलीविज़न पे कार्यक्रम धारावाहिक लाने वाला मुझे ये बताए कि मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है, मैं नहीं लिखता। मैं उनको कहता हूँ आप अपना काम करते रहिए, मुझे ये काम करना होता तो मैं बम्बई जाके बैठता और पूछता बोलो लाओ काम दो। मुझे भगवान ने बहुत काम दिया है, मेरे भीतर वो सारा कुछ है। एक अवान्तर प्रसंग भी मैं कह दूँ कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अमेरिका में है तो तुम बार बार अमेरिका क्यों नहीं जाते, हर वर्ष क्यों नहीं जाते, 10 वर्ष का वीज़ा है, ये है वो है, बहुत
जैसे को होता है ना, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमेरिका में आना देखना। और साथ में मैं कहता हूँ मुझे लिखना है, तो वो कहते हैं वहाँ लिखने की बहुत सामग्री मिलेगी। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सामग्री तो यहाँ है, मेरे मन में है, और मुझे उस सामग्री की रक्षा करने के लिए बाहरी आक्रमणों को रोकना है। इसलिए बहुत ज़्यादा अमेरिका घूमना या विश्व भ्रमण करना या कुछ और लोगों को पढ़ना और उनके वो सब करने से जो मेरे भीतर है वो नष्ट हो जाएगा, जो बाहर से आएगा वो पता नहीं मेरे अनुकूल पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैं पहले इसको लिखना चाहता हूँ। ये मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूँ। ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है कि अपने भीतर जो है उसकी रक्षा करने के प्रति हम सजग हों। अब इसको व्यावहारिक दृष्टि से अगर लेते हैं तो इससे हमारी दिनचर्या किस तरह से संरचना उसकी बन रही है, उसका भी संबंध रहता है। तो मधुरिमा जी, आप बताएं कि वो क्या बहुत अधिक समय पढ़ने लिखने में लगाते रहते हैं, तो जो गृहस्थ के रूप में उनके उत्तरदायित्व हैं उसके साथ कुछ रसाकशी रहती है? इनको दायित्वहीन तो नहीं कहा जा सकता किसी भी रूप में, लेकिन समय तो बहुत चाहिए, और यदि हम लोग समय न दें तो उनको बहुत कष्ट होता है उस सारी चीज़ से। तो इसलिए उस तरह की छोटी छोटी अनावश्यक चीज़ें जो हो सकती हैं बिना इनके उसके, तो वो तो हम प्रयत्न करते हैं कि हो जाए। जैसे कि कपड़ों का ठीक समय पे धुल जाना, प्रेस हो जाना, रखा जाना, भोजन का ठीक समय पे बन जाना, मिल जाना, उसमें हम इनको बहुत तंग नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से। दायित्वों की जहाँ बात है, जहाँ निर्णय लेने हैं, बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय हैं या जो इनके बिना नहीं होती हैं चीज़ें, उनमें कभी हमने इनको ऐसे नहीं पाया है कि ये कहें कि जो मर्ज़ी कर लो, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। शॉपिंग इनको पसंद नहीं है तो समय इनका बचाया जाता है कि इनको ना करना पड़े। समय तो बहुत चाहिए अशोक जी, समय तो ऐसा है, चिंतन मनन के लिए भी समय चाहिए, लिखने के लिए भी समय चाहिए, और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए इनको समय चाहिए। तो समय तो लगभग हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि समय तो इन्हें मिले वैसा वाला। तो इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद है, सारे पाठकों की तरफ से भी, जिन्होंने इनका समय बना रहे इसका प्रयत्न किया। आपकी तरफ मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इस बार बात फिर से सीधे सीधे गुरु तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे शिल्प की बात आई तो आपके पास मैं अगर सब टेक्निक यूज़ कर लूँ कि एक कुछ व्यवस्था है आपके भीतर कि कथा को किस तरह से पहुँचाया जाना है। तो उस दृष्टि से क्या किन्हीं और लेखकों को पढ़ने से कोई स्पष्टता रही है, या अगर इस प्रश्न को थोड़ा बढ़ाएं, अलग तरह से रख दिया जाए, तो कौन ऐसे लेखक हैं जिनको पढ़ना आप पसंद करते हैं, राम कथा और महाभारत इत्यादि के अलावा? देखिए, ये मैं इसको जीवन के विकास के रूप में, जैसे व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का विकास होता है तो थोड़ा सा लेखक थोड़ा सा उनसे हट के होता है, उसका मानसिक संसार अलग होता है, उसकी रुचियाँ अलग होती हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन विकास जो होता है, जब आरंभ में हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप भी अपने जीवन को देखें तो हम जासूसी, अय्यारी, प्रेम कथाएँ, ये वो सब पढ़ते चलते हैं। आज कोई मेरे हाथ में देगा तो मैं उनको नहीं पढ़ूँगा। कारण ये है कि उस समय तक व्यक्ति का मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं होता, उसके भीतर उतना नहीं होता, तो उसको उसमें से भी कुछ न कुछ मिलता है। व्यंग्य की बात हमने की थी, तो आरंभ में हर व्यंग्यकार से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, इसलिए उनको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अब जब मुझे ये लगने लगे कि दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझको कुछ दे नहीं पाएंगी, उनसे बेहतर तो मैं पहले ही उनसे ऊपर उठ चुका हूँ। यानी 8वीं का बच्चा जो पढ़ता है, PhD करने के बाद वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनसे उपलब्धि नहीं है कुछ, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास समय कम है, अब जीवन जितना मैं जी चुका, आगे और कितना है, और उतनी ऊर्जा भी नहीं है, तो जो काम मुझे करने हैं मुझे उन पर केंद्रित करना है अपने आप को। अनावश्यक समय और ऊर्जा दोनों नष्ट नहीं करनी है। आज मुझे कहा जाए कि समकालीन उपन्यास सारे आप पढ़िए, मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं उपनिषद पढ़ूँगा। मुझे स्वामी विवेकानंद पर अभी 2 खंड और लिखने हैं। मुझे वेदांत की ज़रूरत है, मुझे उन घटनाओं की ज़रूरत है कि वो यूरोप में रहे, अमेरिका में रहे उस समय। अब जैसे अमेरिका में हम यहाँ हैं तो न्यू इंग्लैंड एरिया जो कहलाता है, उसमें स्वामी जी जगह जगह गए, एक नहीं
अनेक जगहें। तो रिचली मैंने देखी, या मैनहट्टन में कोशिश की कि जहाँ वो पढ़ा रहे थे लोगों को, हालांकि वो बिल्डिंग टूट चुकी है, वहाँ नहीं है, लेकिन हम जैसे कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, डिट्रॉइट है, इस तरह की बहुत सारी जगहें जहाँ वो थे, वहाँ जा कर के कुछ नया, मतलब जो घटनाएं हैं वो मुझे मालूम है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ, पर वो दृश्य, वो वनस्पति, वो परिवेश मेरे भीतर उसको जागृत करता है, जीवंत करता है। तो मुझे वो करना है जिससे कि मैं अपने का, मेरा लक्ष्य पूरा हो सके। इसलिए मैं इधर उधर ज़्यादा भटकने का काम, जिसको अंग्रेजी में कहे आई कांट अफोर्ड इट। तो भटकने का काम नहीं करने के पीछे स्पष्टता जो है वो अनिवार्य है। और नरेंद्र जी को सुनते हुए हमें लगता है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से जी पाते हैं कि हमारे आसपास क्या है, या कोई ऐसे संदर्भ या इस तरह के व्यक्तित्व जिन्होंने समग्रता से जीवन को अपनाया है, उनके साथ हमारा ऐसा तादाद में हो जाए जो मधुमती अवस्था जैसा आप कह रहे थे लेखन के संदर्भ में। मैं आपकी अनुमति से आप ही के लिखे हुए जो शब्द हैं उनका एक अंश जो पूर्णता शीर्षक से एक अध्याय स्वामी विवेकानंद पर पुस्तक में से है। आपने कहा कि स्वामी जी ने गाया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इन पंक्तियों को स्वामी ने घुमा फिराकर अनेक बंदिशों में गाया। उनके स्वर का जादू स्पष्ट ही सबको बांध रहा था। स्वामी मौन हुए तो एक प्रकार की मरमर ध्वनि उठी, जैसे लोग शिकायत कर रहे हों, क्या बात है, आप लोगों को मेरा गायन प्रीतिकर नहीं लगा? स्वामी मुस्कुरा रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है स्वामी जी। हरिदास बोले, शब्द स्वर संगीत तो अद्भुत है, किंतु किसी को अर्थ समझ नहीं आया। आप शायद उपनिषद से गा रहे हैं और उससे लोगों का परिचय नहीं है। तो स्वामी जी की कथा के द्वारा उपनिषदों से भी लोगों का परिचय आपके शब्दों से भी थोड़ा और उस रूप में हो रहा है कि जो उपनिषदों का सार है वहाँ पर जो समृद्धि हमारे लिए संजोई हुई है ऋषियों द्वारा, उस तक हम पहुँच पाएँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सेतु का कार्य जो आप कर रहे हैं। तो अब 150वां जन्मदिन स्वामी विवेकानंद जी का इस बरस पूरे विश्व में भव्य आयोजन तरह तरह के हो रहे हैं। तो ये फिर से विवेकानंद जी की तरफ अगर हम ध्यान करें, और प्रारंभ में मधुरिमा जी से करना चाहता हूँ, इस संबंध में भी चर्चा क्या उनके साथ आपकी हुई जब उन्होंने कहा कि मैं विवेकानंद जी पर लिख रहा हूँ? ये इनसे आप पूछते तो ये ढंग से ये बात बताते कि विवेकानंद पर इन्होंने लिखना क्यों शुरू किया। लेकिन जब ये विवेकानंद पर पढ़ रहे थे तो जितना मैंने इनके साथ विवेकानंद को शेयर किया है, इतना कम ही लोगों को मौका मिला होगा। पर ये जहाँ कहीं भी बैठते हैं अभी भी, तो विवेकानंद के इतने प्रसंग, ये इतना डूब कर वो सारे सुनाते हैं, वो ऊपर से नीचे तक इन पर विवेकानंद छाए हुए हैं। इस समय भी जितने कुछ 5-6 खंड इनके आ चुके हैं और 2 खंड और आने हैं। और मुझसे पूछने वाली ऐसी स्थिति तो नहीं, उनका जो पूरा व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, जहाँ कहीं हमारा थोड़ा बहुत मतभेद हो भी, इनको वो सारी चीज़ें इतनी अभिभूत करती हैं विवेकानंद की कि ये उस पर लिखने के माध्यम से उसमें बहुत गहरे डूब रहे हैं। This is Wide Angle with Ashok Vyas. क्योंकि सारी काराओं को तोड़ने का काम ही विवेकानंद ने किया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भांग कारा भांग, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की पंक्ति थी, उसी को इन्होंने इस रूप में हिंदी में लिया है। और पूरे अर्थ को, सारे तरह के बंधनों को तोड़ने वाला काम जो विवेकानंद ने, जो दर्शन हमें दिया है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। शीर्षक बहुत सुंदर। तो ये प्रसंग क्या है? ये प्रसंग जो अभी मैंने चर्चा की कि जिस समय ठाकुर कहते हैं कि जा माँ के पास, और ये अब लगभग तैयार हैं जाने के लिए, वो 2-2.5 पृष्ठ में आपको सुनाता हूँ। नरेंद्र का मन जैसे किसी मद में डूबता जा रहा था, उसके पैर डगमगा रहे थे और किसी साधारण ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते उसके पग जैसे बहुत थक गए थे। और जब चोटी पर उसने देखा था कि
उसकी माँ चोटी पर नहीं, ढाल के नीचे खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी उत्कंठा में वो उस ढाल पर दौड़ता जा रहा था। उसका पैर ना उसके उठाए उठ रहा था, ना उसके संभाले संभल रहा था। वह तो जैसे अपने वेग में दौड़ता जा रहा था, या फिर यह माँ का आकर्षण, माँ की आकर्षण शक्ति थी जो उसे खींचती जा रही थी। किसी चिर तृषित बालक के समान माँ के आंचल में छिप जाने के लिए वह दौड़ता जा रहा था। सचमुच माँ वहाँ होंगी, अपने जीवंत अस्तित्व के साथ वे उससे बातें करेंगी। वह उनके मुख से वाणी सुनेगा। मन का विश्वास सघन होता जा रहा था और वह शेष सब कुछ भूलकर माँ के प्रेम में तन्मय होता गया। माँ जैसे सरोवर के जल के समान उसके चारों ओर थीं, जिसमें वो तैर रहा था। माँ वायुमंडल के समान उस 10 दिशाओं में थीं, जिसमें वो सांस ले रहा था। उसका सारा अस्तित्व माँ के आलिंगन की विभिन्न परतों में लिपटा हुआ था। पर यह तो माँ की अनुभूति थी, माँ का साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन। नरेंद्र ने मंदिर में प्रवेश किया। वह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था। वह तो जैसे किसी अनंत दिव्य ऐश्वर्य का लोक में प्रवेश कर गया था। माँ यथार्थ में चिन्मयी, अनंत प्रेम तथा सौंदर्य की आधार रूपिणी जीवंत प्रतिमा के रूप में वहाँ विद्यमान थी। नरेंद्र समझ ही नहीं पाया कि कैसे उसका हृदय भक्ति और प्रेम से उछलने लगा। नाभि से जैसे कोई तरंग ऊपर की उठी और सारे वक्ष पे छा गई। अत्यंत विह्वल बालक के समान कंठ में से एक सिसकारी उभरी, आंखों में अश्रु आ गए, उसके हाथ जुड़ गए और मुख से निकला, माँ। उसकी आत्मा में जैसे वर्षों तक माँ के वियोग में जीने वाला कोई बालक आ बैठा था, जिसका आज अकस्मात ही माँ से के साथ साक्षात्कार हो गया था। उसका सारा अस्तित्व माँ के प्रेम से परिपूर्ण हो रहा था और उसकी एकमात्र इच्छा थी कि यदि वह माँ के वक्ष से नहीं लग सकता तो वह माँ के चरणों से लिपट कर ही जी भर करके रो ले। नरेंद्र ने भूमिष्ठ हो माँ को बार बार प्रणाम किया। न उसके मन में कुछ था, न उसकी जिह्वा पर बस एक ही शब्द बार बार उसके वक्ष से उभर कर उसकी जिह्वा तक आता था, माँ। माँ। बड़ी देर के पश्चात उसके मुख से प्रस्फुटित हुआ, माँ, मुझे भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, ताकि मैं तुम्हारे अबाध दर्शन कर सकूं। बस उसकी चेतना जैसे शांति सागर में किसी शांत द्वीप पर आत्मलीन होकर बैठ गई थी। संसार प्रपंच उसके आसपास कहीं नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, बस माँ ही माँ थी। क्या बात है, बस माँ ही माँ थी। तो ये जब इसका पाठ नरेंद्र कोहली जी स्वयं करके सुना रहे होते हैं तो सुनने वाले भी कहीं ना कहीं एक भाव समाधि के समीप पहुंच जाते हैं, या ऐसा लगता है कि जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो क्या हो सकता है उस क्षण में। उसको आपने पहले तो मधुमती अवस्था, मुझे शब्द मधुमती भूमिका में उसको अपने अंदर लिया और फिर हम तक पहुंचाया। बहुत सारा आपका धन्यवाद है। और समय की सीमा को देखते हुए एक मेरा अनुरोध था, जब आप लेखक के साथ रहते हैं तो कुछ आपकी अभिव्यक्ति का क्रम भी रहता है। आप कुछ कविताएं लिखती रही हैं बाल साहित्य के अलावा, कोई एक कविता आप हमारे दर्शकों को। चलिए, मैं एक कविता रखती हूँ। हालांकि नरेंद्र जी के बाद पढ़ना तो काफ़ी कठिन काम है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ मेरी बात आपके दर्शकों तक पहुँचेगी जी। मेरी कविता का शीर्षक है सामर्थ्य। इधर आप कैमरे की तरफ। कविता का शीर्षक सामर्थ्य है। कहाँ थी इतने दिन दिखी नहीं, पूछा था मेरी सैर वाली सहेली ने। थोड़ा दोहरा रही हूँ। कहाँ थी इतने दिन दिखी नहीं, पूछा था मेरी सैर वाली सहेली ने। नानी बनने गई थी, पुलक कर कहा था मैंने। कैसे बना जाता है नानी, क्या वो नहीं जानती, पर सुनना चाहती थी सारी कहानी वो मेरी ज़ुबानी। बैठ गई थी वहीं पार्क की बेंच पर हम। कहानी मेरी बच्ची की जो अब बड़ी हो गई है। कुछ दिन पहले कहाँ आता था इसे कुछ भी। मैंने सिखाया हंसना, वो हंसी। मैंने चलना सिखाया, वो चली। मैं बोली तोतली, वह भी बोली। मैंने ही तो सिखाया था कौर कौर खाना,
उसने खाया, और जब सिखाया पढ़ना उसने सीखा लिखना भी। चढ़ती गई सीढ़ियाँ, लगाती गई छलांगें, और देखो ना अब कहाँ पहुँच गई है, वहाँ जहाँ मैं उसे देखना चाहती थी। अब वो सिखाना चाहती है मुझे अपनी बोली। मैं बोल नहीं पाती। सर्फिंग, नेटवर्किंग, ईमेल, कितना कुछ मैं कर नहीं पाती। बर्फ की फिसलती चट्टानों पर चढ़ना तो दूर, मैं चल नहीं पाती उसकी रफ्तार से। वो खाना सिखाती है मुझे मैक्सिकन, थाई, चाइनीज़, लेबनीज़, मैं खा नहीं पाती। बूढ़े तोते भी कहीं पढ़ पाते हैं। समर्थ बच्चों के माँ बाप कितने असमर्थ हो जाते हैं। क्या बात है। नया क्या सीखूंगी, भूल गई हूँ पुराना भी बहुत कुछ। सुई में धागा नहीं डाल पाती, फंदे गिना देती हूँ बुनाई में। कहाँ बना पाती हूँ मट्ठियाँ शक्करपारे, पराठे भी कहाँ सेक पाती हूँ करारे। पर देखो ना विदना की लीला, आ गई है नन्ही सी गुड़िया नानी बनाने। ये सीखती है हंसना मेरे सिखाने से, सीखेगी चलना मेरी उंगली पकड़कर। याद आ गई हैं मुझे लोरियाँ, नन्ही कली सोने चली। कितना कुछ तो आता है मुझे, ठुमुक ठुमुक नाचना, रिझाना, बल्ले बल्ले। बोलूँगी बोलियाँ, कुत्ते की भौं भौं, बिल्ली की म्याऊं। झीनी सी ओढ़नी मुंह पर डाल छुप जाऊंगी, वो खेलेगी मैं आऊं। नहीं, मैं नहीं हूँ असमर्थ। घुटनों पर बैठा झूला झुलाऊंगी, जूजू के, मामू के। टूटेगी नीम की टहनी, गिरेगी धम से वो, मैं भी खिड़खिड़ खिलखिल टपकाऊंगी अंगूर अनार के दाने का रस इसके छोटे छोटे लाल लाल होंठों पर। सिखाऊंगी इसे अ से अमरूद, दिखाऊंगी क से कबूतर। कहाँ भूली हूँ मैं कुछ भी, मुझे सब याद है। मैं नानी बनी हूँ एक बड़ी हो गई बच्ची की, नन्ही सी बच्ची की। क्या बात है। तो नानी की जो कहानी है, और ख़ास करके आज के संदर्भों में ये भी प्रसंग कि समर्थ बच्चों के माता पिता कितने असमर्थ हो जाते हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमसे जुड़ती हुई कविता पहुंचाई मधुरिमा जी ने, और मधुरिमा का प्रसार किया। डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी और मधुरिमा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और फिर एक बार एक तरह से विवेकानंद जी के प्रति उनसे जुड़ने के लिए भी आपके शब्दों के माध्यम से जिज्ञासा और प्यास हमारे दर्शकों में भी बड़ी होगी। फिर एक बार आपके साथ ये याद करते हुए कि हाल ही में व्यास सम्मान से सम्मानित और कई सारे पुरस्कारों को अलग रखते हुए सतत लेखन क्रम, विशेष करके महाभारत और राम कथा पर आधारित भी श्रृंखलाएं, और अब श्रृंखला स्वामी विवेकानंद जी को आधार बनाते हुए जो आपकी है वो बहुत सराही जा रही है। इसी तरह से आपका लेखन और अपने को सुरक्षित रखने के प्रति जो सजगता है वो बनी रहे, ताकि और अधिक सुरभि जो आपकी साधना की वो हम तक शब्द रूप लेकर पहुंचती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। This is Wide Angle with Ashok Vyas.